नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट लीक सरकार से पहले बीजेपी के पास पहुंचा। सवाल उठे तो शुरू हुई लीपापोती। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने खोला मोर्चा। घर के बाहर धरने पर बैठे, लगाए गंभीर आरोप। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। नैनीताल में डीएम ने की स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक, व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की देशव्यापी हड़ताल का उत्तराखंड में भी व्यापक असर। यात्री रहे परेशान, कई जरूरी सामानों की आपूर्ति भी रही बाधित। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी और इसका ड्राफ्ट अभी फाइनल हो रहा है। हालांकि अभी ये ड्राफ्ट सरकार को भी नहीं मिला है, लेकिन इससे पहले ही ये ड्राफ्ट लीक हो चुका है। क्योंकि यूसीसी के नियम क्या है, इसे लागू करने के बाद क्या बदलाव होगा, इसकी पूरी डिटेल बीजेपी संगठन ने साझा कर दी है, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर कमेटी ने कैसा ड्राफ्ट तैयार किया है, क्या नियम शामिल किए गए हैं, इसकी जानकारी ना तो सरकार के पास है और ना ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी संगठन के पास यूसीसी के ड्राफ्ट की पूरी डिटेल है। आखिर ड्राफ्ट में क्या नियम बनाए गए हैं, यूसीसी लागू होने के बाद क्या नियम बदल जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी बीजेपी संगठन ने साझा की है, जिस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। ये तस्वीर देखिए, इसमें साल 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए गए बड़े फैसलों का जिक्र किया गया है, जिसमें समान नागरिक संहिता का भी जिक्र बीजेपी संगठन के द्वारा किया गया है। इसमें एक पैरा जनसंख्या नियंत्रण का हवाला भी समान नागरिक संहिता के तहत दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर उसे ना तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा और ना ही मत का अधिकार मिलेगा। ये दावा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि जिस ड्राफ्ट की भनक सरकार को नहीं है, फिर बीजेपी संगठन को कैसे पता चल गया। लेकिन अब इस मामले पर बीजेपी सफाई पेश कर रही है। नियंत्रण कानून उसमें आएगा, 2 बच्चे से ज्यादा जिसके होंगे उसको। सुनिए, पहली बात तो ये आप संगठन को ये चीजें पता कैसे चली ड्राफ्ट में? देखिए, हमने अब जब यूसीसी कमेटी ने सभी राजनीतिक दलों से अपनी सुझाव मांगे, हमारे सुझाव है, हमें उम्मीद है कि सुझाव उसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन जब तक स्पष्टता रिपोर्ट नहीं आती तो कुछ पर क्लियर करना है। हमने अपना पक्ष दौरान रखा है। करीब 2.5 लाख से अधिक सुझाव कमेटी को प्राप्त हुए हैं। ये ऑनलाइन रिकॉर्ड में आया है और इसमें हम सभी लोगों ने, हम जैसे लोगों ने, आम व्यक्ति ने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं। निश्चित रूप से जो यूसीसी की जो कमेटी है उसने अपने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सरकार को अभी ड्राफ्ट नहीं दिया, लेकिन जो जो सुझाव हमारे द्वारा दिए हैं, तो जो सुझाव हमने दिए हैं वही सुझाव वो कमेटी उस पर अध्ययन करेगी। लागू क्या होगा, हमने ये नहीं कहा कि लागू हुआ है, लेकिन अपने सुझाव हमने व्यक्त किए कि यूसीसी प्रदेश में लागू होगी तो इस तरह से उसमें प्राविधान होंगे। बीजेपी संगठन जहां सफाई पेश कर रहा है, तो वहीं धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जब तक किसी चीज का जियो जारी नहीं होता तब तक कहना उचित नहीं है। देखिए, अब जब तक एक जियो के रूप में कोई चीज धरातल पर न आ जाए, कापो काल्पनिक उस पर बात करना उचित नहीं है। और सरकार से मुख्यमंत्री जी ने पहले फैसले किए हैं, यूसीसी पर भी हमारा जो फैसला होगा, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। बीजेपी संगठन के द्वारा बंद ड्राफ्ट के नियमों को जिस तरह से सार्वजनिक किया गया है, ये बीजेपी को असहज करने वाला है। इस बीच बीजेपी जिस तरह से मामले पर सफाई पेश कर रही है सुझावों को लेकर, फिर सवाल तो उठना लाजमी है कि सीएम धामी के कार्यों और उपलब्धियों में यूसीसी के नियमों को आखिर क्यों शामिल किया गया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय से स्वच्छ भारत मिशन के तहत देहरादून शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 58 डोर टू डोर वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। साथ ही उन्होंने यहां पर सेग्रीगेशन पर आधारित गीत को भी लॉन्च किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में स्वच्छता की दिशा में बेहतर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन वाहनों की उपलब्धता से नगर निगम को अपशिष्ट प्रबंधन में काफी सुविधा होगी। बता दें कि सीएम धामी ने आम लोगों से भी स्वच्छ भारत मिशन में योगदान देने की अपील की है। वहीं राज्य में धामी सरकार के भू कानून की तरफ बढ़ाए गए कदम की कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सराहना की है। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोगों के लिए कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर लगाई गई रोक पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का क्या कुछ कहना है, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। उत्तराखंड में इन दिनों सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं जो है वो लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन भू कानून को लेकर जो कमेटी मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई थी उसके ऊपर एक सब कमेटी भी बनाई गई। लेकिन उससे पहले जो कमेटी की जो रिपोर्ट अब फाइनल आएगी उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा जो है वो निर्णय लिया है और जो कृषि भूमि है उस पर कहीं न कहीं जो बाहरी प्रदेशों के लोग यहाँ पर खरीदते हैं उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उस निर्णय को देखते हैं। जोशी जी, किस तरीके से दिखते हैं कि जो निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक ठोस पहल उन्होंने की है। अभी कुछ दिन पूर्व कुछ किसान नेता मुझसे मिलने आए थे और मेरे सचिव भी मेरे साथ थे। उन किसानों को ये कहना था कि हमारी कृषि योग्य भूमि जो है समाप्त होती जा रही है, क्योंकि बाहर से लोग आकर जमीन को खरीद रहे हैं। तो मैंने उनसे वायदा किया था कि हम इस पर रोक लगवाएंगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया और आज क्योंकि अभी तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती थी कि अपने विवेक से फैसला कर कर वो जमीन को आवंटित करता था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जितने भी इस प्रकार के केसेज हैं वहां पर उनको भी होल्ड कर दिया है और उस पर रोक लगा दी है ताकि कृषि की भूमि खराब न हो। और उसके बाद एक समिति बनाकर कि किस प्रकार भविष्य में इसको बनाया जाए, हमारी सरकार दिशा में काम कर रही है और शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट आने के बाद एक ठोस शासनादेश जो है इसके बारे में निकाला जाएगा। क्या लगता है, कुछ लोगों का ये कहना है पार्टी की कि सशक्त भू कानून की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी के तहत ये निर्णय लिया गया? निश्चित ही देखिए, आज मुख्यमंत्री जी इतने भी फैसले लिए हैं अभी तक, चाहे धन कानून हो, चाहे लैंड जिहाद के खिलाफ हो, चाहे नकल कानून हो और चाहे यूसीसी पर मुख्यमंत्री जी का बयान आपने देखा होगा, उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो उसको लागू करेगा। तो निश्चित ही जन भावना के अनुसार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जन भावनाओं का सम्मान किया है और इसमें भी जन भावना का ध्यान रखकर इसमें निर्णय लिया जाएगा। क्या आपको लगता है, क्योंकि कृषि लैंड हमारी अब सिमटती जा रही है, जो ये निर्णय है उससे कितना फायदा आगे आने वाले समय में होगा, ताकि एक तरफ जो है खेत बंजर पड़ते जा रहे हैं, जो सीमित भूमि है उसे भी बाहर के प्रदेशों के लोग खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं संकट आगे में था ऐसे में? निश्चित ही देखिए, अगर लगातार अगर उस पर रोक नहीं लगाते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो एक समय ये आता कि हमारी पास 9 के बराबर कृषि योग्य भूमि होती। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक ठोस फैसला लिया। कुछ आंकड़े भी डिपार्टमेंट के पास हैं या जिलाधिकारियों के पास ही ये रहते हैं कि कितनी जमीनें हम अभी तक बिक चुकी हैं, कृषि योग्य भूमि कितनी बाहरी प्रदेशों के लोगों ने खरीदी? क्योंकि ये सारे प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है, रेवेन्यू विभाग के द्वारा होती है, तो ये आंकड़े डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, विभाग के पास नहीं होते हैं। विभाग तो पूरे प्रदेश की बात करता है कि आज हमारा क्षेत्रफल घटा है, लेकिन आज हमारा उत्पाद 2 लाख टन बढ़ा है, लेकिन भविष्य की चिंता करते हुए इस पर रोक लगना बहुत जरूरी है। एक सवाल यह है कि मूल निवास को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो लोग सड़कों पर हैं। देहरादून में एक विशाल रैली भी हमने देखी, अब हल्द्वानी में भी कर रहे हैं और जो है वो बागेश्वर में भी जो है मकर संक्रांति के दिन उस चीज को लेकर आंदोलन चल रहा है मूल निवास। आप पर्सनली किस तरीके से मूल निवास के मुद्दे को देखते हैं कि वास्तव में लागू होना चाहिए मूल निवास? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए भी समिति बनाई है। इन लोगों को इंतजार करना चाहिए था। अब ये तो जब जब चुनाव, कोई भी चुनाव आते हैं, अगर इनको इतनी चिंता थी तो अभी तक कहाँ सोए हुए थे, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो ये जाग रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे जनता के भावनाओं के अनुरूप होगा और जो बेहतर होगा इस प्रदेश के लिए, इसके यहाँ के लोगों के भविष्य के लिए, उसको हमारी सरकार करेगी।
धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कृषि मंत्री गणेश जोशी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो कृषि योग्य भूमि पर खरीदने पर जो बाहरी प्रदेशों के लोगों की रोक लगाई गई है वो कहीं न कहीं एक ऐतिहासिक निर्णय है और सशक्त भू कानून की दिशा में भी एक कदम है। कैमरा पर्सन संदीप त्यागी के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कृषि भूमि के क्रय पर लगाई गई रोक के फैसले का स्वागत किया है। राज्य में सशक्त भू कानून लागू किए जाने पर महेंद्र भट्ट का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूँ। मुख्यमंत्री जी ने अभी क्योंकि तत्काल कृषि भूमि की खरीद पर इस विषय का विशेष उल्लेख किया है कि दूसरे राज्यों से जो लोग हैं उनको कृषि भूमि खरीदने से पहले किसी वैधानिक व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा और क्योंकि उसके लिए कमेटी बनी है, कमेटी का जैसे रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सबको स्वीकार्य होगा। देहरादून में बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने मंत्री सुबोध उनियाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी में रार, विधायक और मंत्री में दो फाड़। अपनों के खिलाफ बीजेपी विधायक का धरना, मंत्री सुबोध उनियाल पर लगाए गंभीर आरोप। देहरादून में बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए धरना दिया। ये धरना कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ था। बीजेपी विधायक ने इस दौरान कई गंभीर आरोप मंत्री सुबोध उनियाल पर लगाए। पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने वन मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरना दिया। आज तक कितने लोगों को इन्होंने सस्पेंड किया, अटैच किया है, आज तक मुझे जरा एविडेंस दे दें। वो झूठ बोल रहे हैं, उनको ये बहाना है। उन्होंने मेरे को गाली दी है, व्यक्तिगत गाली दी है, धक्का मार के बाहर निकल रहे हैं, इस तरीके से डरा धमका के बाहर। मैं करूँ तो करूँ क्या, किसके साथ? मैं पब्लिक में अपना जवाब, मैं पब्लिक को क्या जवाब दूँ? हमारी जो है सड़कों पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी जो है चालान काट रहे हैं, लोगों पे केस हुआ। ये देखिए, आप बताइए ना, हमारे लोगों पे केस हो रखा, उसका कौन? ये देखो, थाना प्रभारी का यहाँ है, ठीक है। सुबोध उनियाल ने जानबूझ करके ये इशू बना रखा है और मेरे क्षेत्र को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल उनके पास डीएफओ के ट्रांसफर के संबंध में आए थे, जिस पर उन्होंने एक हफ्ते के भीतर जांच करने के लिए प्रमुख वन संरक्षक को पत्र लिखा था। लेकिन उन्होंने जिस लेटर पर दुर्गेश्वर लाल के जांच के लिए निर्देश दिए थे, विधायक दुर्गेश्वर लाल ने इस लेटर को उनके सामने ही फाड़ दिया, जो कि निंदनीय है। बीजेपी विधायक का ये व्यवहार उचित नहीं है। अरे आश्वासन, आपको ये देखिए, ये पढ़ा है कागज जिसको फाड़ के गए, इसको पढ़िए अगर आप लग सकते हैं। ये लिखा है हॉप के लिए, हॉप पब्लिक पीसीसीएफ केपैया सीसीएफ गढ़वाल से 1 सप्ताह में जांच करवा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो बिना जांच किए कोई कार्रवाई अच्छी नहीं की जा सकती। अब मैं उसके बाद अनर्गल आरोप लगाना, तो मैं समझता हूँ कि ये निंदनीय है। बहरहाल बीजेपी विधायक और मंत्री सुबोध उनियाल की ये लड़ाई अब बंद कमरे से बाहर आ चुकी है। अनुशासन की बात करने वाली पार्टी के नेताओं का ये मामला सबके सामने उजागर हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल और सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नैनीताल में कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के अलावा कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अस्पतालों को दिए गए उपकरणों को चालू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षण देने के लिए कहा गया है। अभी क्योंकि हमारे जनपद में स्वास्थ्य विभाग की एक मीटिंग हम लोगों ने जो है कर ली है सीएमओ के साथ, और जो आवश्यक संसाधन कोविड-19 के दौरान क्रिएट करे गए थे अस्पतालों में, उसमें कुछ ऐसे उपकरण हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे संसाधन हैं जो उस वक्त खरीदे गए थे लेकिन अभी वर्तमान में फंक्शनिंग सिचुएशन में नहीं है। तो पहले निर्देश विभाग को यही दिए गए हैं कि उनको ठीक करा लिया जाए। 1-2 ऑक्सीजन प्लांट वगैरह की भी शिकायतें आ रही थी कि वो अभी काम नहीं कर रहे, शायद उनकी एएमसी वगैरह खत्म हो गई है, तो उसका भी अप्रूवल कल हमने दे दिया है, उसका मेंटेनेंस कराने का। तो पहली प्राथमिकता कोविड-19 की तैयारियों के संबंध में यही है कि सभी उपलब्ध संसाधनों को सुचारू कर लिया जाए। और खबरों में बढ़ते आगे, उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने 2024 में पुलिस प्रशासन की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकताओं में महिलाओं की सुरक्षा, पुलिस की तत्परता, यातायात व्यवस्था, देवभूमि को ड्रग फ्री बनाने के अलावा साइबर अपराध शामिल है, जिसमें
कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि देवभूमि को ड्रग फ्री बनाने के लिए पुलिस अभियान चलाएगी, जिसमें पुलिस जवानों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत बड़ी एक चुनौती आने वाले वर्ष की है, जो नए सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट जो भारत सरकार ने अभी पारित किया है, उसको हालांकि अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, पर आगामी डीजीज कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में हमें भी एक प्रस्तुतिकरण तैयार करने को कहा गया है। सिन्हा साहब साइबर क्राइम पे वहाँ पे एक विशेष रूप से प्रेजेंटेशन देंगे, ये जो कि बहुत बड़ी चुनौती है हमारे प्रदेश के लिए, कि कोई भी महिलाओं से संबंधित हमारे और या समाज के और जो दुर्बल वर्ग हैं, SC ST हैं या बच्चे हैं, पॉक्सो के जो केसेस होते हैं यौन शोषण के, इनमें हम बिल्कुल भी आपको ये कतई ये कहीं से भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम किसी प्रकार से भी इसमें एविडेंस को इग्नोर करके चाहे कोई भी अक्यूज हो, चाहे कितना ही रसूखदार अक्यूज हो, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ये आप मान के चलिए, अगर एविडेंस होगा तो कार्रवाई होगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अपने एक्टिवनेस और अपने काम को लेकर अक्सर ही चर्चाओं में बने रहते हैं। सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण करना उनकी आदत में शुमार है। अब हल्द्वानी के जीएसटी ऑफिस में दीपक रावत ने अचानक से छापेमारी की, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट देखिए। जीएसटी ऑफिस में कुमाऊं कमिश्नर का छापा। दीपक रावत की छापेमारी से मचा हड़कंप। ऑफिस से गायब दिखे कई अधिकारी। कचरा जहाँ भी देखे तो आग लगा दोगे? एक भी कागज का टुकड़ा ऐसा है या नहीं? है या नहीं? सस्पेंड कर दो सर। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण करने को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं और यही स्टाइल उन्हें बाकी अधिकारियों से अलग बनाता है। अब इसी तरह हल्द्वानी के जीएसटी ऑफिस में दीपक रावत ने अचानक से छापा मारा, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जीएसटी ऑफिस पहुंचे, वहां की व्यवस्था को परखा, किस तरह से दफ्तर में काम किया जा रहा है, इसे लेकर तमाम फाइलों को वो पलटते दिखे। इसी के साथ दीपक रावत ने बायोमेट्रिक हाजिरी को भी चेक किया। इस दौरान जीएसटी के अधिकारी मौके से गायब रहे, जिसे लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। जॉइंट कमिश्नर साहब कौन है? मैम सर हमारा जोनल ऑफिसर को कब गई? इसमें तो कोई सीनियर ऑफिसर मिल ही नहीं रहा है, पूछेंगे किससे? 3 जॉइंट कमिश्नर्स हैं जी सर, इनमें से एक भी नहीं। एक 24 को आवश्यक कार्य है तो एक आप कह रहे हैं आए थे जी सर, तो आए थे तो फिर लीव कैसे अप्लाई कर रहे थे? आए हुए आदमी लीव थोड़ी लेता है। दीपक रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर सभी सरकारी ऑफिस में चेकिंग अभियान चलाया जाए, ताकि ये पता चल सके कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं भी या नहीं, क्योंकि सरकारी ऑफिस में पब्लिक से जुड़े कई सारे मामले होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में समय पर मौजूद रहे। पहले में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि समय समय पे औचक रूप से कार्यालयों को देखा जाए, समय से हमारे जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे। पब्लिक से रिलेटेड बहुत से मुद्दे जीएसटी ऑफिस के होते हैं, तो उसको लेके भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प डेस्क का व्हाट्सएप होना चाहिए। कुछ लोग एब्सेंट हैं, जिसमें जाके जो ऑफिसर्स हैं उनसे पूछेंगे कौन कहाँ पे था, और कुछ लोग अवकाश पे बताए गए, उनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो देखी है मैंने कि जहाँ पे बायोमेट्रिक है भी, वहाँ पे भी देर से आने के काफ़ी सारे मामले हैं, क्योंकि जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हमारा एक फिक्स टाइम है, पब्लिक भी उसको लेके आती है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जीएसटी ऑफिस से अधिकारियों की नदारत को लेकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। बता दें कि दीपक रावत अपने स्टाइल के जरिए खूब सुर्खियां बटोरते हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके एक्टिवनेस को खूब पसंद किया जाता है। कभी राह चलते लोगों की मदद करते दिख जाते हैं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, तो कभी अचानक से सरकारी दफ्तरों में पहुंचकर छापेमारी करते हैं और इसी काम करने के स्टाइल को लेकर लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
ट्रांसपोर्टर्स की देशव्यापी हड़ताल का व्यापक असर उत्तराखंड में भी नजर आया। ड्राइवर यूनियन की हड़ताल के दूसरे दिन राज्य में जहां जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रभावित रही, तो वहीं यात्रियों को भी अपने गंतव्य पर जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी देहरादून में धरने पर बैठे ड्राइवर यूनियन को समझाने पहुंचे आरटीओ शैलेश तिवारी ने चालकों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नए हिट एंड रन कानून सिर्फ बस या ट्रक चालकों पर नहीं, बल्कि हर उस शख्स पर लागू होता है जो वाहनों का प्रयोग करते हैं। हालांकि ड्राइवर यूनियन उनकी बातों को नकारते नजर आए। एक नया कानून पास हुआ है पार्लियामेंट से, हीट एंड रन का मामला। हीट एंड रन का मामला होता है अगर कोई ड्राइवर किसी को धक्का मारता है, उसकी मृत्यु हो जाती है सामने वाले की, और ड्राइवर भाग जाता है, किसी को इन्फॉर्म नहीं करता है, तब वहाँ ये नियम लागू होता है। ये नॉर्मल के लिए नहीं है। और एक चीज़ बता दूं, ये सिर्फ ट्रक या बस के ड्राइवर के लिए नहीं नियम है, ये नियम सबके लिए है। आप स्कूटर चलाते हो, आपके लिए भी ये नियम है। लेकिन मेरा बस सुझाव है कि ठीक है, लोकतंत्र में सबको विरोध करने का हक है। कई लोग, कल भी लोगों ने विरोध किया था, कल मैं यहाँ था, आज भी लोग हैं, लेकिन मेरा सिर्फ अनुरोध है कि शांतिपूर्ण ढंग से आप जो भी करना है। अल्मोड़ा में भी नए हिट एंड रन कानून के विरोध के चलते रोडवेज बसों के पहिए थमते नजर आए। रोडवेज बस चालकों ने स्ट्राइक का समर्थन करते हुए किसी भी रूट पर बस नहीं चलाई, और जिस वजह से यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बस चालकों की स्ट्राइक के चलते रोडवेज को तकरीबन 6 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें तो एक्चुअली ऐसा है कि सब ड्राइवर जो हैं, ड्राइवर के हित के लिए तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी लेके चलता है तो एक चींटी तक को तो मारने की कोशिश नहीं करता है वो, और अनजान अचानक कोई घटना हो जाती तो उसमें 10 साल का जो प्रावधान रखा है और 7 लाख की जो उन्होंने वो रखी है, इसमें तो ड्राइवर बेमौत मारा जाएगा। और जिसके पास 7 लाख रुपया होगा तो फिर ड्राइवर की नौकरी करेगा ही क्यों भाई साहब, सबसे बड़ी चीज़। और इसमें हिट रन में अगर हम वहाँ पर गाड़ी छोड़कर नहीं भागते हैं तो मुझे तो यात्री मार डालेंगे, जो पब्लिक मार डालेगी। मसूरी में भी वाहन चालकों की हड़ताल के चलते पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पर्यटन सीजन के वक्त हुई इस हड़ताल से टैक्सी मैक्सी महासंघ भी परेशान है। उनका कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द इस काले कानून का वापस लेना चाहिए, ताकि चालक हड़ताल छोड़कर अपनी आमदनी कमा सके। जो भारत सरकार ने अभी नया नियम बनाया है कि 10 ड्राइवर अगर हिट एंड रन में अगर उसको जो है 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना जो किया है, उसमें थोड़ा तब्दीली होनी चाहिए। कानून बने, परंतु ये इतना स्ट्रॉन्ग ना बने कि ड्राइवर आदमी, गरीब आदमी उसको 10 साल की सजा, कारावास हो और 5 लाख रुपए का जुर्माना दे। इसलिए जो भारत बंद का जो आह्वान चला है ड्राइवर लोगों ने, ट्रांसपोर्टर ने जो किया है, इसमें जो मैं उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते उत्तराखंड में कल का हम लोग पूर्ण रूप से चक्का जाम रख रहे हैं और पूर्ण समर्थन हम लोग कर रहे हैं। रुड़की के दौलतपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां संन्यास ले चुके एक व्यक्ति को उसके ही रिश्तेदारों ने कागजों में मृतक दिखाकर उसकी 10 बीघा जमीन हड़प ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब सन्यासी जगदीश अपना कृषि कार्ड बनवाने के लिए अपनी जमीन के दस्तावेज निकलवाने चकबंदी कार्यालय पहुंचे, जहां सन्यासी जगदीश को पता चला कि उन्हें 2007 से ही मृतक दिखाया गया है। अब वो इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सन्यासी जगदीश का आरोप है कि गांव के पटवारी और तहसील के अधिकारियों की मिलीभगत से उनकी जमीन को हड़प लिया गया है। हमारी जमीन जो है ओमबन ईश्वर चंद ने मृतक दिखा के उन्होंने अपने नाम करा ली। कितनी है लगभग? 10 बीघा। 10 बीघे के आसपास है। वो पता इसलिए लगा मेरे को, मेरा हाथ टूट गया था तो मैं अपना कृषि कार्ड बनाना चाहता था, तो यहाँ धनौरी चकबंदी ऑफिस में गया था नकल लेने के लिए। तो देखा तो उसमें मृतक, तीनों भाइयों को मृतक लिखा हुआ, मेरे 2 भाई कांटाबन, राधाबन, जगदीश गिरी, वो 2 तो एक्सपायर। अच्छा, हाँ, लेकिन आपको भी मृतक लिखा दिया। टिहरी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मतदान स्थल और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कम मतदान प्रतिशत वाले मतदेय स्थल को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पहले के चुनाव में यहां पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी के पोलिंग बूथ पर कम मतदान होना एक आश्चर्य का विषय है। उन्होंने कहा कि सबसे सुलभ और नजदीकी बूथ पर ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू की गई हैं। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के भी डायरेक्शन हैं और हम सबकी भी ड्यूटी है कि सभी लोग मतदान करें और अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें। तो उसी क्रम में जिन जिन पोलिंग स्टेशंस में पिछले मतदानों में कम मतदान हुआ है, उनका हम लोग सभी जगह डायरेक्शंस ये हैं कि निरीक्षण करें और कारण पता लगाएं और सभी को अवेयर करें और मोटिवेट करें कि आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने हैं उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करें।
उधर अल्मोड़ा में हिंदू संगठनों ने भगवान श्री राम की कलश यात्रा निकाली, जिसमें सांसद अजय टमटा भी शामिल हुए। बता दें कि कलश यात्रा ने नंदा देवी मंदिर से होते हुए पूरे बाजार का दौरा किया। यात्रा में लोगों ने भगवान राम के खूब जयकारे लगाए। वहीं इस मौके पर सांसद अजय टमटा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जिस वजह से पूरे देश के साथ देवभूमि में भी उत्सव का माहौल है। कि आप सबकी जानकारी में ही है, प्रभु राम का भव्य एवं दिव्य मंदिर वर्षों की महत्वाकांक्षाओं की आशाओं के पूरे हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष के और पूरे हर एक राज्य गांव के अंदर एक उत्साह का वातावरण है और इसी प्रकार से पूजित अक्षत भी घर घर तक पहुंच रहे हैं। आज हवन और यज्ञ के बाद आज पूरे अल्मोड़ा नगर के अंदर माताओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, युवाओं ने प्रभु राम के डोले के कार्यक्रम के साथ आज दिव्य भव्य यात्रा निकाली है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट लीक सरकार से पहले बीजेपी के पास पहुंचा। सवाल उठे तो शुरू हुई लीपापोती। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने खोला मोर्चा। घर के बाहर धरने पर बैठे, लगाए गंभीर आरोप। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। नैनीताल में डीएम ने की स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक, व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की देशव्यापी हड़ताल का उत्तराखंड में भी व्यापक असर। यात्री रहे परेशान, कई जरूरी सामानों की आपूर्ति भी रही बाधित।